दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ धन संपत्ति का मनोविज्ञान और इसके राइटर हैं मॉर्गन हाउसल। चैप्टर है तीसरा। चैप्टर का नाम है कभी भी पर्याप्त नहीं और इसका कोट है जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैं एक गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल ओपन करना चाहता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि गरीब बच्चों की उन्नति हो, वो आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, डोनेट कीजिए। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको डोनेट करने का लिंक दूंगा। जब बच्चा उन्नति करता है तो देश भी उन्नति करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। जॉन वॉगले वैंगार्ड के संस्थापक थे जिनका 2019 में निधन हो गया। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वोनेगट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेज़बान जो एक हेज फंड प्रबंधक था, उसने एक ही दिन में इतने पैसे कमाए हैं जितने हेलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नोवेल कैच 22 की पूरी कालावधि में भी नहीं कमाए होंगे। हेलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वह है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। पर्याप्त मैं इस शब्द की सरल वगिमता से स्तब्ध रह गया। स्तब्ध जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वह एकदम सही था। हमारे समाज के एक अंश के लिए, जिसमें हम में से काफ़ी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को परिभाषित कर सके। यह कितना तीक्ष्ण है और कितना शक्तिशाली। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त ना होने के खतरों के दो उदाहरण देता हूँ और देखते हैं वे हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोरावस्था में वे अनाथ हो गए। लोग ऐसे विशेषाधिकृत लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वे अद्भुत हैं। लगभग 45 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकेंसे के सीईओ बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वे 2007 में सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकहितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ सहभागिता की। वे 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सम्मिलित थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकल गुप्ता अभी तक के सबसे सफल कारोबारियों में से एक बन चुके थे। सफलता के साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए अपरिमेय है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वे जीवन में जो चाहें वह कर सकते थे, और जो वे थे वह मात्र एक सेंटा मिलियनियर बनना नहीं था, वे एक बिलियनियर बनना चाहते थे, और वे हर हाल में यह पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे, जिसके कारण वे
विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है वे उस समूह में रहना चाहते हैं। वह एक अरबपतियों का समूह है, गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का ही समूह है। सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक लाभप्रद अन्य काम मिल गया। 2008 में जब गोल्डमैन सैक्स को वित्तीय संकट की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफेट ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। यह एक मूल्यवान जानकारी थी। गोल्डमैन का अस्तित्व शंकास्पद था और बफेट के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फ़ोन कॉल पर थे, उन्होंने फ़ोन रखकर राजरत्नम नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फ़ोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि फ़ोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजारत्नम ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। यह इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। SEC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। यह पैसा कमाने का आसान तरीका था और अभियोक्ताओं के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजारत्नम दोनों भीतरी लेनदेन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बर्नी मैडॉफ का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मैडॉफ चार्ल्स पोंजी के बाद से अब तक का सबसे कुख्यात पोंजी चालबाज है। मैडॉफ निवेशकों को 2 दशकों तक ठगता रहा, जब तक कि उसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्यपूर्वक रूप से गुप्ता के कारनामे के कुछ ही सप्ताह बाद। यहाँ पर अनदेखा पहलू यह है कि मैडॉफ गुप्ता की ही तरह एक जालसाज के अलावा कुछ और भी था। पोंजी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले वह एक बेतहाशा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मैडॉफ एक बाजार निर्माता था जिसका काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वह इस काम में बहुत अच्छा था। 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मैडॉफ की मार्केट मेकिंग फर्म का कुछ ऐसे बखान किया। बर्नार्ड एल ने एक अत्यधिक लाभदायक प्रतिभूति फर्म स्थापित की है, मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, जो स्टॉक ट्रेड का एक विशालकाय भाग बिग बोर्ड के हाथ से निकाल ले जाती है। मैडॉफ फर्म द्वारा एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला $740 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेड न्यूयॉर्क एक्सचेंज का कुल 9% है। श्री मैडॉफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती है कि यह अन्य ब्रोकरेज कंपनियों को उनके ग्राहकों के ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पैनी प्रति शेयर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय दर के अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। यह किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं जो अभी बाहर नहीं आई थी। मैडॉफ का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मैडॉफ के व्यवसाय की मार्केट मेकिंग शाखा प्रतिवर्ष $25 मिलियन से 50 मिलियन कमाती थी। $50 मिलियन कमाती थी। बर्नी मैडॉफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था। इसने उसे अत्यधिक और वैध रूप से समृद्ध बनाया और फिर भी धोखाधड़ी। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मैडॉफ दोनों से पूछना चाहिए वह यह है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो
वह और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे।